मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई सभी के। गजाला, गुड मॉर्निंग। सूरज, अश्वनी, राहुल, आई होप कि सभी मस्त हैं, मजे में हैं। और कल तो भाई दिल्ली में बारिश होने के बाद में मौसम काफी चिल्ड हो गया, एकदम बढ़िया। तो अपना ध्यान रखना है। जो दोबारा थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई थी, फिर से मौसम जो है वापस से ठंडा हो गया है। प्रिंस, नितेश, दूसरे वाले प्रिंस, अक्षय, रागिनी, सभी को नमस्कार। आई होप कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करने वाले हैं शुरू। और हम्म रिचा, अंकिता, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बच्चा भाई एक ही कमेंट करो, इतने सारे कमेंट आप कर देते हैं। प्रभाष, राहुल, बीबी नायडू कह रहे हैं क्लियर है, ओके ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास में। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये। करंट हमने कल पढ़ा था ना क्लास के अंदर, करंट डालेंगे हम। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, हिंदी में लिखेंगे तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध। ठीक। मंसूर, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा एक चीज समझो आप, अगर हम डेली लाइफ से पहले कनेक्ट करते हैं इसे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बच्चा कह रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नेगेटिव, द पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव एंड द काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। इसमें लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आ रही। अच्छा देखो, ये आपको हमने सैटेलाइट पढ़ाया था क्लास में, पढ़ाया था ना। तो जब आपने इसकी टोटल एनर्जी निकाली थी, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, तो देखो कितनी आई थी, कैसे निकाल रहे थे आप। टोटल एनर्जी निकाल रहे थे सैटेलाइट की, तो क्या थी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जब सैटेलाइट घूमेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो ऑर्बिटल स्पीड होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हाइट पे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम सीधे एम जी एच नहीं लिखते हैं, ये एम जी एच है कम हाइट के लिए। ज्यादा हाइट पे कोई चीज होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम वन एम टू। तो यहाँ पे एम वन क्या है, धरती का मास, एम स्मॉल एम है उस ऑब्जेक्ट का मास, सैटेलाइट का, और ये आर प्लस एच। फिर ये देखो, अब यहाँ पे साइड में लिख ले भाई, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी जो है वो क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये सैटेलाइट का मास है, ये अर्थ का मास जिसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है। आर अर्थ की रेडियस है और एच है हाइट। फिर मैंने कहा था आपसे कि जो ऑर्बिटल स्पीड है, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ऑर्बिटल स्पीड होती है अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। इसका स्क्वायर करेंगे तो जी एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच हो गया माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास में ये हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो जो मैंने काइनेटिक एनर्जी सोल्व की, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी चल रही है ना, इधर ये काइनेटिक एनर्जी चल रही है पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई मेरे पास में, हाफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, सॉरी हाफ जी एम, स्मॉल वाला एम भी है ना, हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। सोल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी आ गई मेरे पास में, ये हाफ पॉजिटिव पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो माइनस हाफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब प्रिंस यहाँ पे देखना, ये मैंने डेरिवेशन सोल्व कराया था क्लास में, अब इस पर दोबारा आ जाओ। अगर आप बड़े ध्यान से देखो, ये जो टोटल एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी कितनी आई है, माइनस हाफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, है ना। और
यहां पे देखना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो कितनी आई है हमारी -G mm/r+h। अगर एक मैं काम करूं, ये स्मॉल एम भी है, बार बार छूट जा रहा है ये। अब यहां पे देखना, अगर मैं इस G mm/r+h को G mm/r+h को अगर मैं x लिख लूं, इतना यहां पे x लिख लूं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरे पास, हाफ। और ये कितना बनेगा, यहाँ पे x बनेगा, ये है ना x। और यहां देखना, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी मेरे पास है माइनस, और इसके लिए मैं मार रखी है x। और x को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, x को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने तो बोला कि पोटेंशियल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो होती है कि सैटेलाइट की नेगेटिव होती है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि बाउंडेड होगा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के दुगने के बराबर है। कोई तो लिखा है यहाँ पे, सोल्व करोगे सारी लाइनें मिल जाएंगी, सब में रिलेशन निकाल सकते हैं आप। और ये डेरिवेशन पूरी सोल्व भी करवाई थी अपने क्लास में, है ना, दोबारा सोल्व करोगे हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, तूने क्लास के शुरू में ही पूछ लिया ये, है ना, बीच में पूछते तो फिर दिक्कत होती है। चलो, आज की हमारी क्लास यहाँ शुरू हो रही है। एक बच्चे का डाउट था ये, तो उसे बताना था मैं बीच में। तो रेजिस्टेंस को ऐसे समझो आप कि जैसे हम रोड पे मान लो कि हमें कार लेके निकले, जब हमारी गाड़ी सड़क पे चलेगी तो बीच में कहीं गड्ढा आएगा, कहीं पे स्पीड ब्रेकर आएगा, तो हमारे चलने के मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध हमें मिलेगा ना। स्पीड ब्रेकर मिल गया, रेड लाइट मिल गई, कोई गाय भैंस घूम रही है सड़क पे, तो जब हम सड़क पे चलते हैं तो बहुत सारे अवरोध, बहुत सारे ऑब्स्टेकल हमें मार्ग में मिलते हैं, काफी टाइप के। लेकिन ऐसे बेटा किसी तार में जब करंट चलती है, तो किसी तार में करंट के चलने का मतलब क्या होता है कि किसी तार में करंट चल रही है तो इसका मतलब है कि उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। जब तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, भागते हैं, इलेक्ट्रॉन के भागने से जिनसे करंट बनती है, तो इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते समय भी इनके मार्ग में कुछ रुकावटें, कुछ परेशानी आती है। तो किसी तार में जब करंट फ्लो करेगी, किसी तार में यानी कि जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन के चलने में, उनके मार्ग में जो रुकावट परेशानी आएगी उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहेंगे। अब आपको सर हम सड़क पर चलते हैं तो गड्ढा, स्पीड ब्रेकर आता है, ये तो हमें समझ में आ रही है बात कि कोई गाय भैंस आ गई, पत्थर पड़ा हुआ मिल गया सड़क पे। लेकिन जब किसी तार में करंट फ्लो कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को भागते समय कौन सा गड्ढा या कौन सा स्पीड ब्रेकर मिलता है बीच में। तो इस बात को समझो आप, याद करो, हमने क्लास में आपको बताया था कि भाई मान लो मेरे पास में एक तार है किसी मेटल का, कॉपर का ले लो। अब हमें पता है कि दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी है, तो ये तार जो है बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। ये कॉपर का तार है तो कॉपर के बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। इन एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, नाभिक। और न्यूक्लियस जो बना रहा हूं पीले कलर से, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में चक्कर काटता, अगर ये बाहर निकल जाए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मान लो मेरे पास से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए। तो मुझे एक बताओ, जब किसी तार में करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करने का मतलब है कि तार के अंदर इलेक्ट्रॉन भागते हैं, तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन भागते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि एटम से बाहर निकल चुके हैं, जो कि न्यूक्लियस के चक्कर नहीं लगा रहे। तो भैया जब ये ग्रीन कलर के मैंने जो डॉट बनाई है, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा जिन एटमों से बाहर निकल के आए हैं उस पर टक्कर नहीं मारेंगे क्या? तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा तो भागते समय टक्कर मार रहा होगा यहाँ पे, फिर आगे इधर को बढ़ गया, खाली जगह मिल गई, फिर बढ़ रहा है, फिर टक्कर मार दी, फिर टक्कर मार दी, तो टक्कर मार मार के आगे बढ़ते हैं ये। तो किसी तार में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनके मार्ग में रुकावट क्या आती है कि ये इलेक्ट्रॉन जिन एटमों से निकल के बाहर आए थे, तो जब फ्लो कर रहे होंगे, जब इन एटम के बीच के जो गैप है उनसे भाग रहे होंगे, तो बीच में एटम पे भी टक्कर मार मार के आगे बढ़ रहे होंगे, और इवन ये आपस में भी टक्कर मार रहे होंगे। तो ये टक्कर मार मार के आगे बढ़ रहे हैं, तो यही इनके मार्ग में मुसीबत है, यही इनके मार्ग में रेजिस्टेंस है। और आप इस बात को समझना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में ये दो ऑब्जेक्ट हैं, मैंने लगातार टक्कर मार रहा हूं, ऐसे ऐसे टक्कर मार रहा हूं, लोहे की दो चीजें ले लो, टक्कर मारते रहो, कुछ देर के बाद देखना ये गरम गरम से हो जाएंगी। यानी कि जो कुलिजन है, जो टक्कर होती है, वो हीट गर्मी पैदा करती है। तो ऐसे किसी तार में करंट फ्लो करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेंगे आपस में भी, और जिन एटम से बाहर निकले उनको भी टक्कर मारेंगे, यानी हीट पैदा होगी फिर टक्कर लगने से। तो इसलिए तार गर्म हो जाते हैं। जब किसी तार का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना प्रतिरोध तार का ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उस तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते समय उतनी ज्यादा टक्कर मार मार के आगे बढ़ रहे होंगे। तो जितना तार का रेजिस्टेंस ज्यादा, उतनी ही कोलिजन टक्करें ज्यादा लगेंगे, यानी कि तार के अंदर उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि किस तरह के तार में ज्यादा हीट, ज्यादा गर्मी पैदा होगी, तो हम बोलेंगे वो तार ज्यादा गर्म होगा जिसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये आगे टॉपिक आएगा आगे।
तो अभी जब मैं आपसे पूछूंगा वहां पे तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई हमारे घर में एक हीटर का तार है, मैं चाह रहा हूं कि हीटर का जो तार है वो तुरंत गर्म हो जाए, तुरंत तप जाए ये, तो हीटर के तार का रेजिस्टेंस कैसा रखना चाहिए मुझे? हाई रेजिस्टेंस। तार का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा तार उतना जल्दी गर्म होगा। तार जल्दी गर्म हो गया हीटर का तार, आप उसमें अपने हाथ वाथ सेक सकते हैं, या उस जो वो घर में पहले हीटर चलते थे ना खाना बनाने वाले, आप उसके ऊपर खाना भी बना सकते हैं। इस बच्चे को भगा रहा हूं पहले तो मैं, एक को ना, ये बेवकूफ है, ये इसके, ये इतना मूर्ख है ये बच्चा। मैं बोले जा रहा हूँ लगातार कमेंट करे जा रहा, भाई बुद्धिहीन हो गया तुम थोड़े से अब्दुल, जब बिना सुने नहीं मानोगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ इधर कमेंट करे जा रहा तो मतलब इतना मूर्खता की ये सीमा, क्या नौकरी लगेगी तुम्हारी? मतलब टीचर बोल रहा है तो उसे छोड़ दे, मुझे कोई बात चल रही है बस तुम्हारा पहले कमेंट पढ़ ले। 1000 कमेंट कर दिए इसने जब से, तो पहले भगाता हूँ क्लास से करते हैं ब्लॉक। वो बार बार ना जो स्क्रीन होती है ब्लिंक करती है, वो बार बार कमेंट करे जा रहा आधे आधे पेज के। अब यहाँ पर जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिन एटमों से बाहर निकले हैं उन पर टक्कर मार मार के आगे बढ़ रहे हैं। तो जो टक्करें लग रही हैं, यही टक्कर तो इनके लिए स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है। तो किसी तार का जो रेजिस्टेंस है वो यही है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भागते भागते एटम पे टक्कर मार मार के आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस है। अब हम इस क्लास में समझेंगे कि हम मार्केट से कैसा तार खरीद लें कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, या कैसा तार खरीदें कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो किसी तार का जो रेजिस्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड करता है ना, ये बात को हमें क्लास में समझना है कि किसी तार का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, किस किस बात पे निर्भर करेगा। तो ये मैंने एक वायर लिया, इस तार की मान लो लंबाई है L, स्मॉल l, और इस तार का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, इसे बोल रहे हैं हम A। यहाँ पे L का मतलब है लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, तार की लंबाई, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक लिख रहा है किसी ब्रेक्ड वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं दिया गया है। जो मेटल्स होते हैं ना कंडक्टर, इनमें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। रूम टेम्परेचर पर ही इतनी एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो बाहर आ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई मेटल है, तो नॉर्मली कोई मेटल हमारे पास पड़ा है तो उसके पास तो भी बहुत सारे अरबों खरबों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं अर्धचालक, उन पर रूम टेम्परेचर में बहुत ही कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को बढ़ाने के लिए फिर हम अलग तरह की चीजें करते हैं, डोपिंग वगैरह करते हैं हम। कंडक्टर में तो होते हैं बहुत सारे पहले ही। अच्छा यहाँ देखो, अब हम किसी तार का जो रेजिस्टेंस समझने के लिए मैंने एक तार लिया, इसकी लंबाई है L और ये A लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप कहेंगे सर तार की लंबाई तो हम समझ रहे हैं, अगर तार के जो सिरे हैं, तार के जो एंड हैं, अगर वो दूर दूर हैं, नहीं कि तार की लंबाई ज्यादा है, और तार के जो सिरे नजदीक नजदीक हैं, तार की लंबाई कम है। भाई ये मान लो एक तार है, इसके दोनों एंड जो है, दोनों सिरे जो है नजदीक हैं, तो कम लंबाई का तार है। अगर मान लो मैं ऐसे ले लूं तो उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये तार की लंबाई तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बला है? देखो बेटा, मान लो कि एक तार है हमारे पास, ये तार चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, जैसे तार ये खत्म हो जाएगा यहाँ, तो आगे जो आपको गोलाई सी दिख रही है ना, ये मोटाई सी दिख रही है जो गोलाई, ये इसके लिए और बढ़िया अगर हम लें एग्जाम्पल, ये बढ़िया रहेगा। देखो बेटा, मान लो कि मेरे पास में एक तार है, ये तार चल रहा चल रहा चल रहा, जहां पे खत्म हुआ तो आगे आपको जो इसकी दिख रहा है, ये इसका कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, इसको देखकर आप ये बता सकते हैं, मान लो कोई तार को आप इधर से देख रहे हैं, है ना, आपको पीछे कुछ नहीं दिख रहा, तो सामने से देख के आप ये बता सकते हैं कि जो तार है ये काफी मोटा तार है, तो तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, तार की मोटाई उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं इन दोनों में पूछूं, आप कहेंगे सर ये वाला तार मोटा है क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है। तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिलहाल तार की मोटाई से समझ सकते हो, है ना। यह समझो कि आप एक एप्पल लो, सेब लो, उस एप्पल को 2 बराबर हिस्सों में काट दो, और काटने के बाद जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा ना, एप्पल को 2 हिस्सों में काटने के बाद जो व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा, वो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप मोटाई से हम कनेक्ट करके समझेंगे बात को, ठीक। अब देखो किसी तार का जो रेजिस्टेंस है उसे लिखेंगे हम आर से। तो किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो उस तार की लंबाई के होता है प्रोपोर्शनल समानुपाती। रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के प्रोपोर्शनल समानुपाती है। इसका मतलब है कि जितना तार की लंबाई ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यानी कि उस तार के गर्म होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो तार की लंबाई ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज्यादा। और जो रेजिस्टेंस होता है ये इस तार के जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि अगर नीचे की वैल्यू बेटा घटेगी तो ऊपर की बढ़ती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जो तार पतले हैं, जिनका एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, पतले तार है, नीचे की वैल्यू कम है, पतले तार नीचे की वैल्यू कम, तो उनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा। यानी लंबे तारों का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और पतले तार का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। और तार लंबा और पतला दोनों ही हो तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो कैसे तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, जो तार लंबे से लंबा हो और पतले से पतला हो। अपने दिमाग में से ज्यूम करना, जो बहुत ही लंबे पतले तार होते हैं वो बहुत जल्दी फूक क्यों जाते हैं, जल क्यों जाते हैं, क्योंकि लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी कि तार जल्दी गर्म होगा, इससे जल्दी जल जाएंगे, फूक जाएंगे वो। लेकिन अगर तार की लंबाई कम हो तो रेजिस्टेंस कम होगा, और तार की मोटाई ज्यादा हो, नीचे की वैल्यू बड़ी, तो भी रेजिस्टेंस कम होगा। यानी तार छोटा और मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, वो जल्दी गर्म नहीं होगा। और तार लंबा और पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप कभी हीटर का तार देखना, उसमें हीटर का तार ना, जो घर में पहले खाना बनाते थे उस वाले तार को देखना, उसे घुमा 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 के ना ऐसे कोयल की फॉर्म में क्यों बनाते थे हम, ताकि वो तार जो है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाए। आपने देखो ना हीटर का तार देखा होगा, घर में होता था ना पहले ऐसे कुछ वो स्पेस सा निकला रहता था यहाँ पे, और वो हीटर का तार ऐसे रहता था, वो ऐसे उसका जो फिलामेंट आता था ना कुछ कुछ ऐसे ऐसे रहता था ना। इससे क्या होता था, इसे घुमा घुमाने से इसकी लंबाई, कितना लंबा देखो तार हो गया ये। अब इसका जो भी हम कनेक्शन कर लेंगे, बाहर स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो जो हीटर का जो तार था, ऐसे घुमा घुमाने से क्या हो रहा था, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी। और ये तार लंबा भी होता था और पतला भी होता था। तार लंबा भी हो और पतला भी हो तो रेजिस्टेंस कैसा होगा उसका, ज्यादा। तो ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा तो तार जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा तो आप जल्दी उसके ऊपर खाना बना सकते हैं। लेकिन हमारे घर में जो एसी वगैरह होती हैं, आप देखना एसी से जो तार निकलता है काफी मोटा तार होता है वो, और वो बहुत ही नजदीक लगाया जाता है, उसका जो मेन स्विच होता है नजदीक लगाते हैं, ताकि जो एसी का जो तार है जब उससे करंट पास करे तो तार बहुत जल्दी गर्म ना होकर फूक ना जाए वो, क्योंकि एसी काफी ज्यादा करंट चाहिए होती है उसे, 15-16 एम्पियर की। तो हम आगे पढ़ेंगे जितनी ज्यादा करंट फ्लो करती है उतनी ज्यादा तार गर्म होता है। अगर तार हमने लंबा पतला और ले लिया एसी का तार तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, फूक जाएगा वो। तो एसी का अपने घर में देखना, जहां पर भी कोई हैवी चीज लगी होती है ना, उनके जो वायरिंग होती है छोटी होती है वो, हम कोशिश करते हैं उसे नजदीक ही, मेन स्विच उसका नजदीक ही बनाएं और तार मोटा सा भी लें। तो एसी जो ऑटो में जो देते हैं वो तार एसी के साथ में, वो काफी मोटा वायर देते हैं वो। तो तार छोटा और मोटा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, लंबा और पतला होगा तो रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग एंड थिन वायर, long and thin wire has larger resistance। लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। शॉर्ट एंड थिक वायर, शॉर्ट एंड थिक वायर हैज लोअर रेजिस्टेंस। छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। शॉर्ट एंड थिक वायर हैज लोअर रेजिस्टेंस, छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो तार इससे देख लो, लंबाई ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, लंबाई कम रेजिस्टेंस कम। तो लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा, छोटे मोटे कम। इस वाली स्टेटमेंट की हमें चल के आवश्यकता पड़ेगी 1-2 क्लास के बाद, तो इन स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को मिला देता हूं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, अगर हम समीकरण 1 और 2 की बात करें, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो रेजिस्टेंस जो होगा बेटा किसके प्रोपोर्शनल है, लंबाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोटाई के। अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के इज इक्वल टू लगाऊं, तो आप सभी को पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह हटाकर इज इक्वल टू लगाते हैं,
है ना, बराबर का निशान लगाते तो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं रो से, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए। तो किसी तार का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला बनता है रो एल बाई ए, और यहाँ पे जो रो है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एसएससी सीजीएल में इसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शब्द का यूज किया था उन्होंने, इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसे हम बताएंगे रेजिस्टिविटी क्या बला है। अभी के लिए आप ये समझो कि किसी तार का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। यहाँ पे एल तार की लंबाई है, ए इस तार का एरिया क्रॉस सेक्शन, तार का अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या बताया आपको, ठीक। अच्छा, अब यहां पे बड़े ध्यान समझना बात को। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, ये जो सारा जो गेम है ना इस फॉर्मूले में रजिस्टिविटी का ही है, ये रजिस्टिविटी से क्वेश्चन बनता है इसमें। जो अगली मैं जितनी बातें बताऊंगा ना बहुत ध्यान ध्यान समझना आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास कोई तार है तो उसका रेजिस्टेंस उसकी लंबाई मोटाई पर डिपेंड करेगा, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल करता है। लंबा पतला तार है तो ज्यादा होगा, छोटा मोटा है तो कम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 10 तार लिए, सबकी लंबाई मैंने बराबर ले ली, सबकी लंबाई बराबर, और सबकी मोटाई भी बराबर ले ली। एक तार कॉपर का है, कोई एल्युमिनियम का है, कोई गोल्ड का है, कोई सिल्वर का है, ऐसे मैंने बहुत सारे तार लिए। हर तार की लंबाई सेम रखी, मोटाई सेम रखी, तो हमने उसका रेजिस्टेंस, हमने उन सबका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया तो सबका अलग अलग आया। का मतलब क्या है यार, लंबाई मोटाई तो हमने सेम ली है, यानी रेजिस्टेंस जो है किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है। खाली रेजिस्टेंस लंबाई मोटाई पे डिपेंड नहीं करता, और किसी भी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, मैंने तार की लंबाई मोटाई सेम ली तो मैंने केवल क्या चीज बदली कि तार अलग अलग मेटल के लिए, कोई कॉपर का है, कोई सिल्वर का है, कोई गोल्ड का है, कोई एल्युमिनियम का है, कोई लोहे का है, कोई प्लेटिनियम का है। तो मैंने केवल क्या बदला, मेटेरियल, केवल मैंने मेटल को चेंज किया, कोई गोल्ड है कोई सिल्वर है। अब इस मेरे वाले फॉर्मूले में एल हो गया लंबाई के लिए, एक हो गया एरिया के लिए, यानी कि जो ये जो रो लिखा मैंने प्रतिरोधकता, यानी ये किसके ऊपर डिपेंड करती होगी, मेटेरियल के लिए। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है ये अलग अलग मेटल की अलग अलग होती होगी, तभी हर एक मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो बेटा जो रेजिस्टिविटी है ना, जो प्रतिरोधकता है, ये जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता जो है, ये केवल तार के मेटेरियल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी तार की लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करती। अगर पेपर में आ जाए कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तो प्रतिरोध तार की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, मोटाई पे भी करता है, मटेरियल पे भी, लेकिन रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है। आप कॉपर का तार लो, छोटा हो, मोटा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कैसा भी हो, कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है। अगर मैं सोने का ले आऊंगा तो उसकी कुछ और आएगी, एल्युमिनियम की कुछ और आएगी। तो जो रेजिस्टिविटी है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये तार की लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है, ये केवल और केवल तार का मटेरियल कैसा उस पर डिपेंड करता है, और एक फैक्टर रहेगा टेम्परेचर, तापमान। तो रेजिस्टिविटी को लंबाई मोटाई से मतलब नहीं है, इससे मतलब किससे कि मटेरियल कौन सा लिया और अपना टेम्परेचर कितना है। जैसे ऐसा समझने के लिए भी एक बात और समझो आप, इससे रेजिस्टेंस जो होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने एक तार ले लिया, इसकी लंबाई मैंने फिक्स कर ली 1 मीटर, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी फिक्स कर लिया 1 मीटर। कोई तार लिया मैंने, ताकि 1 मीटर लंबा तार लिया, उसका एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अब मैं एक काम करूं, तार की लंबाई 1 है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 है, तो आर किसके बराबर आ गया, रो के बराबर। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जो बेटा रेजिस्टिविटी है ना, प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधी होता है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, प्रतिरोधकता प्रतिरोध ही है, लेकिन उस तार का जिसकी लंबाई फिक्स है 1 मीटर और जिसका एरिया फिक्स है 1 मीटर स्क्वायर। तो मैंने जब 50 तरह के तार लिए, सबकी लंबाई फिक्स कर दी 1 मीटर, सबका एरिया फिक्स कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन जब हमने उन सबके रेजिस्टेंस नापे तो सबके अलग अलग आए। हमने कहा यार कि अब हम एक काम करते हैं, आज के बाद 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले तार का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कह देंगे। अच्छा, प्रतिरोधकता की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखो अगर मैं काम करूं, मैंने एक लोहे का तार ले लिया और एक कॉपर का तार ले लिया, लेकिन कॉपर का तार लिया मैंने बहुत ही लंबा और पतला, और लोहे का तार लिया मैंने छोटा और मोटा। जब मैं इनके रेजिस्टेंस निकालूंगा तो लोहे वाले के रेजिस्टेंस कम आएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा मोटा तार लिया है लोहे का, तो उसका रेजिस्टेंस आ गया कम। कॉपर का लंबा और पतला, उसका रेजिस्टेंस आ गया ज्यादा।
तो मेरे दिमाग में गलत फहमी हो सकती है कि भाई साहब कॉपर का रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, यानी कि कॉपर से करंट फ्लो करने में दिक्कत आती है, तो कॉपर बढ़िया वायर नहीं है, ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, मैं तो सोच के बैठ जाऊंगा। जबकि हमें कंपेयर कब करना चाहिए? कंपेयर तो आप तभी करोगे ना लोहे और कॉपर में, कि जितना लंबा तार आपने लोहे का लिया उतना ही कॉपर का लो, जितना मोटा लोहे का लिया उतना ही कॉपर का भी लो। जब दोनों तार सेम लंबाई के और सेम मोटाई के होंगे, अब चेक करो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब देखना लोहे का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा सेम लंबाई मोटाई में, यानी लोहे का तार ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, तो कॉपर से बढ़िया कंडक्टर नहीं है वो। तो हम क्या करेंगे, सेम लंबाई और मोटाई पे कंपेयर करने के लिए, ताकि हमें पता रहे कि कौन बढ़िया मेटल है कौन नहीं है, तो सेम लंबाई हमने फिक्स कर ली 1 मीटर, एरिया फिक्स कर लिया 1 मीटर स्क्वायर। अब जो भी इनका रेजिस्टेंस आया, ताकि हम कंपेयर करें कि बढ़िया है कि बेकार है, उसने रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कह दिया। यानी अगर आपको कभी दो मेटल में पता करना हो कौन बेहतरीन है कौन बेकार है, कौन इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास कराएगा कौन नहीं कराएगा, तो तार की रजिस्टिविटी देखो, उसकी प्रतिरोधकता देखनी पड़ेगी। रजिस्टिविटी जिस तार की कम होगी वो बढ़िया होगा, जिसकी रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी वो बेकार होगा। अच्छा, रजिस्टिविटी क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रजिस्टिविटी में अब हमें लंबाई मोटाई को सोचना भी नहीं है। रजिस्टिविटी निकाली कब गई है? दोनों तारों की लंबाई सेम रखी है 1-1 मीटर, दोनों का एरिया भी फिक्स रखा होगा 1-1 मीटर स्क्वायर। अब जो रेजिस्टेंस आया उसे तो हमने रजिस्टिविटी कहा। तो दो तारों में अगर हमें कंपेयर करना है तो हम तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, दोनों की लंबाई भी सेम हो, दोनों की मोटाई भी सेम हो। अब जो कम रेजिस्टेंस देगा वो बेहतरीन, अब जो कम रेजिस्टेंस देगा यानी कि उसको हम कह देंगे कि इसकी रजिस्टिविटी कम है, कि रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है। पर कब कहेंगे रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही? लेकिन कब? जब तार की लंबाई 1 मीटर, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इसलिए कभी भी दो तारों में अगर मुझे कंपेयर करना है तो जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी वो बेहतरीन होगा, है ना। लेकिन अगर मेरे पास एक ही मेटल का तार है, ये भी कॉपर का ये भी कॉपर का, अब क्या करें? जब एक ही मेटल के दो तारों में कंपैरिजन करना होगा तो फिर मैं इनका रेजिस्टेंस देखूंगा। भाई एक ही मेटल के हैं दोनों, भाई अगर मान लो एक मुझे पता करना हो कि कॉपर में एल्यूमिनियम में कौन बढ़िया है, कॉपर में गोल्ड में कौन बढ़िया है, तो मुझे रजिस्टिविटी देखनी पड़ेगी। इसकी रजिस्टिविटी कम वो बढ़िया, क्योंकि रजिस्टिविटी क्यों देखनी पड़ेगी? यानी मैंने दोनों को लंबाई और मोटाई बराबर रख के कंपेयर किया कि इसकी रजिस्टिविटी कम, यानी कि कम रेजिस्टेंस देगा, ये बढ़िया है। लेकिन अगर 4-5 तार सारे के सारे ही कॉपर के हों तो फिर क्या करेंगे? फिर उनकी आपको रेजिस्टेंस देख लो, क्योंकि जो उनमें लंबा पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जो छोटा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस से ज्यादा बढ़िया समझना तब होता है जब हम एक ही मेटल के बहुत सारे तारों में कंपेयर कर रहे हो। तो एक ही मेटल के बहुत सारे तारों में कंपेयर करेंगे तो सबकी रजिस्टिविटी तो सेम ही आएगी, सारे कॉपर के ही हैं, तो उसमें अब जो लंबा पतला का रेजिस्टेंस ज्यादा, छोटा मोटा तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन जब अलग अलग मेटल में कंपेयर करेंगे तो भाई अलग अलग में कंपेयर करना तो फिर दोनों को बराबर उस पर करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मान लो टीम इंडिया में शुभम गिल आया खेलने, उसने इतने सारे मैच खेल लिए, उसने रन बनाए मान लो 1100 टेस्ट क्रिकेट में, और एक कोई मान लो नया लड़का आया सरफराज खान आया खेलने, उसने मान लो कि पिछला 3 मैच में 800 रन बना दिए, और हम कहेंगे भाई इनमें बढ़िया कौन सा है? आपको कहेंगे सरफराज के तो 800 रन है, शुभम गिल के तो 1100 रन है, ये शुभम गिल बढ़िया है। भैया कंपैरिजन आप कब करोगे ना? दोनों बराबर मैच खेल लेंगे तभी तो कंपैरिजन होगा, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जब वो भी 30 मैच खेल लेगा, हम देख रहे हैं उसके रन बन रहे हैं 6000, उसके बने थे 1200 ही, हम कहेंगे ये बढ़िया बैट्समैन है। तो इसलिए जब आप अलग अलग मेटल में कंपैरिजन करते हैं रजिस्टिविटी देखनी है, और एक ही मेटल के बहुत सारे तार है तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसका जो एसआई मात्रक है होता है ओम, और सिंबल है इसका ये ओम का। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो ओम है। अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट आप बताओ। तो रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक है वो मैंने कहा कि ओम, ओम है, इसका एसआई मात्रक ओम है। रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होगा ये आपको बताना है। रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक आप सब जानते हैं कि आर क्या होता है? रो एल बाई ए के बराबर। तो यहां से अगर मैं रो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? आर ए बाई एल, है ना। तो रेजिस्टिविटी अगर हम एसआई यूनिट निकालें, डिस्टेंस को नापते हैं हम ओम में, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, लंबाई को नापते हैं मीटर में, ना। तो मीटर से गया 1 मीटर, तो इसकी यूनिट बनेगी ओम मीटर। ये आता है पेपर में, रेजिस्टिविटी की यूनिट बहुत आती है ओम मीटर। जैसे मानस ने सही लिखा है, अंकिता का ओम्स गलत है।
ऋचा का ओम मीटर सही है, वेक्टर का सही है, रोहित का सही है। हाँ, रजिस्टिविटी जो है इसका मात्रक बनेगा ओम मीटर। ऐसा है, देखो याद रखना आप कि भाई रेजिस्टेंस जो है ये भी आर से शुरू हो रहा है, रेजिस्टिविटी भी आर से, तो दोनों में सेम से शब्द मिलने चाहिए। तो रेजिस्टेंस को तुम्हें पता ही है ओम है, तो रेजिस्टिविटी में भी ओम तो आना ही चाहिए। तो ओम देखते फिर आपको याद आ जाएगा कि उसका ओम था, तो उसका मात्रक बनेगा ओम मीटर, है ना। दूसरी चीज, अब जो हम दो काम की बातें लिखेंगे यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो लिखेंगे, ये सबको पता होनी चाहिए। फर्स्ट लिखेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, अरे बच्चों हमने ब्लॉक किया था, अनब्लॉक का ऑप्शन है कि नहीं है इसमें? अनब्लॉक का तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा इसमें। लग रहा है नेक्स्ट क्लास में ही अनब्लॉक हो पाएगा ये। ज्यादा भावुक हो गए। देखेंगे रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, resistivity does not depend on length of wire and its area of cross section and its area of cross section। प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, प्रतिरोधकता, तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता, तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। बढ़िया हुसैन, करो भाई तैयारी। प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मेटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। अच्छा, जैसे अभी यूपी के हेड ऑपरेटर के, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम चल रहे थे, तो हमने प्रैक्टिस कराई थी बच्चों को वहां पे मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर सर फिजिक्स पर। बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे आपकी क्लास के भी उसमें। तो अभी जैसे ये 2-4 दिन में ना उन बच्चों के पेपर खत्म होने वाले हैं, फिर हम असिस्टेंट लोग को पायलट की भी, जो जो आपकी क्लास में ना इस बैच में साइंस स्पेशल में जो जो चैप्टर हो गए हैं उनकी मैं और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस असिस्टेंट लोग को पायलट के लेवल के लिए मैं करा दूंगा यूट्यूब चैनल अंकुर सर फिजिक्स पे ही। ठीक है, तो अपने चैप्टर कंप्लीट करते रहो, वहां पे हम और प्रैक्टिस करा देंगे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल की। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मेटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। तो प्रतिरोधकता तापमान, तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा काम और आसान कर देता हूं। जैसे, क्योंकि ये भाई काम की चीज है, ये बहुत रिपीट होता है बहुत भयंकर तरीके से, जो बताने वाला हूं क्वेश्चन ना। ये रेजिस्टेंस है प्रतिरोध, ये है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता रो। तो रेजिस्टेंस जो है बेटा, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओम। इसकी ऐसा यूनिट पूछेगा तो ओम मीटर। साथ साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, ओम मीटर। दूसरा, रेजिस्टेंस तार की लंबाई, शॉर्टकट में लिख देते हैं क्योंकि पूरा लिख ही दिया पहले। रेजिस्टेंस तार की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पदार्थ क्या उस पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर क्या उस पर भी। तो रेजिस्टेंस जो है सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी को तार की लंबाई से मतलब नहीं है, तार की मोटाई से मतलब नहीं है, तार कॉपर का है कि सोने का है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, और टेम्परेचर। पेपर में हम बड़े ध्यान से देखेंगे,
यानी कि भावुक हो गए, है ना। तो प्लीज बिहार 3.0 की प्रैक्टिस भी करा दीजिए, एग्जाम मार्च में होगा। देखो बिहार में अगर आप, अभी मेरे पास एक बच्चे ने भेजे थे क्वेश्चन 9-10 वाले, 9-10 में जो बिहार में पूछा, अगर आप मेरा ये वाला बैच छोड़ोगे, आपको लगेगा भाई ये तो आपने पेपर के बाद पढ़ा है, किसी बच्चे से पुराना बैच भी हो ना, उसमें देखना एक एक क्वेश्चन जो है वो क्लास नोट्स में से है, साइंस स्पेशल में से 100 के 100%। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो, लगभग सारे क्वेश्चन आपको क्लास के मिल जाएंगे, एक आध हो सकता है। और 6 to 8 वाले में सारे के सारे बिल्कुल लाइन से हैं। तो बिहार वाले बच्चे केवल क्लास में सारे के जो क्लास में जैसे पढ़ाया गया है उसे गीता के श्लोकों की तरह बिल्कुल भक्ति भाव से हर एक शब्द को ऐसे समझे जैसे भगवान कृष्ण के शब्द हों गीता में, उस हिसाब से बिल्कुल मानकर एक एक शब्द को बिल्कुल घोट के पी जाओ, काम हो जाएगा। ठीक है एकदम। तो उसे कर लोगे, उससे बन जाएगी बात। और बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है बिहार टीचर वाले बच्चों को ना, जिन्हें 10th लेवल तक के देने हैं, 1 से 5, 6 से 8 या 9-10 का। तो जो मैं सिंपल सिंपल हर टॉपिक के जो न्यूमेरिकल कराता हूँ वो देख लेना, उससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी हमारी। और थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको पूरा देखना ही है, कर लोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। अच्छा अगर आप एक चीज और देखें, जैसे रजिस्टिविटी जो है, मैंने कहा कि ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और साथ में किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। जैसे हम रजिस्टिविटी देखें, अगर कोई हमारे से पूछे कि भाई जो सिल्वर है ना, चांदी, इसकी रजिस्टिविटी होती है 1.60 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर की। और जो कॉपर है, तांबा, इसकी रजिस्टिविटी होती है 1.69 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो बस आपको अगर ये पता करना हो कि सिल्वर और कॉपर में ज्यादा बढ़िया कंडक्टर कौन है, ज्यादा अच्छा चालक कौन है, तो बस आपको देखना है कि भाई सिल्वर जो है इसकी रजिस्टिविटी है 1.6 गुणा 10 की पावर -8, और जो कॉपर है इसकी रजिस्टिविटी है 1.69 गुणा 10 की पावर -8। यानी कि सिल्वर की रजिस्टिविटी थोड़ी सी कम है, यानी सिल्वर बढ़िया है। क्योंकि जितनी रजिस्टिविटी कम होगी, जितनी प्रतिरोधकता कम होगी, ऐसा मेटेरियल कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, तो यानी कि सिल्वर बढ़िया है। तो सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर कहलाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक बात और देखें, आपको दिख रहा होगा कि सिल्वर और कॉपर की रजिस्टिविटी में फर्क तो है, पर बहुत बड़ा फर्क नहीं है। भाई पावर तो सेम है, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, या 1.60 है, 1.69 है, यानी कि 1.6 है, 1.7 भी नहीं, वो हल्का सा ही फर्क है। तो सिल्वर और कॉपर की रजिस्टिविटी में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, घर में सारी वायरिंग कॉपर की करा लेते हैं, क्योंकि एक तो रजिस्टिविटी में इतना कोई खास फर्क नहीं है, और दूसरा सस्ता भी है कॉपर, तो इसलिए ये बढ़िया रहेगा। तो ये इसलिए जब भी हमें कभी पता करना हो 5, 7, 8, 10 मेटल के बारे में, बस सीधे रजिस्टिविटी देखो। क्योंकि जब इनका हमने रजिस्टिविटी क्या है, यानी कि जब मैं दोनों का 1-1 मीटर लंबाई ली होगी, इनकी दोनों का एरिया भी 1-1 मीटर स्क्वायर लिया होगा, तो जो रेजिस्टेंस आया होगा हमने वही रजिस्टिविटी कह दी। तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम आया, इसका ज्यादा है, यानी कि सिल्वर बढ़िया है। तो हम यहाँ पे तार की लंबाई मोटाई नहीं देखेंगे, रजिस्टिविटी लंबाई मोटाई पे डिपेंड करती ही नहीं है, रजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है मटेरियल पे। मटेरियल के मैं अगर यहाँ पे एक पूरी टेबल बना दूं रजिस्टिविटी की, तो आप क्या करेंगे, उन सब का अगर आपने 5, 7, 8 के देखेंगे, अगर हम यहाँ पे गूगल की हेल्प ले लें थोड़ी सी, हालांकि मैंने कभी यूज किया नहीं है क्लास में। रजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम कुछ आपके सामने खोल देते हैं, पता नहीं किसका खुल गया यहाँ पे। चलो इतना इतना ही देख लो, 2-3 का ही, है ना। अगर आप यहाँ देखो, ये सिल्वर है, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी लिखी है ओम मीटर में, 1.6 गुणा 10 की पावर -8। कॉपर की इन्होंने 1.69 की जगह 1.7 ही ले ली राउंड फिगर में, ताकि ना वैल्यू याद करनी आसान रहे। तो 1.7 गुणा 10 की पावर -8। अगर आप ऐसे देखें, एल्यूमिनियम की कितनी है, 2.7 गुणा 10 की पावर -8। टंगस्टन की कितनी है, और ज्यादा, 5.8 गुणा 10 की पावर -8। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग मेटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग है। बस हम क्या देखेंगे, सीधे रजिस्टिविटी पर नजर मारो, जिसकी रजिस्टिविटी कम यानी कि वो बेहतरीन, जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा यानी कि वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, वो उतना अच्छा करंट को अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर से पास होने में। तो अगर आप चाहो तो इसमें ये 2-3 रजिस्टिविटी याद भी कर सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि सिल्वर और कॉपर के तो याद रख ही लेना,
तो पेपर में भी हो सकता है कि 1.69 की जगह 1.7 ही लिख दे। आप 1.7 भी याद कर लेना और आसान रहेगा याद करना, क्योंकि फिर एल्युमिनियम की भी याद करना आसान हो जाएगा। 1.7 है तो 2.7 लिख देना, है ना। इसमें भी कुछ किताबों में 2.7 लिखे और 2.68 कुछ ऐसे करके लिखता है, तो ये ज्यादा बढ़िया राउंड फिगर से में अगर आपको याद रहे तो 2-3 इसमें आप याद कर सकते हैं, है ना। तो एक तो ये, एक ये और एक और सारी की सारी जो रजिस्टिविटी है किसमें बेटा, ओम मीटर में ऊपर लिखी दिया उसने। तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, इन तीनों की हम चाहें तो ध्यान कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो रजिस्टिविटी ज्यादा बढ़िया चीज है समझने के लिए अगर हम दो मेटल में कंपेयर करें। मैं भी एक काम करता हूं, इसे मैं यहाँ पे 1.7 लिख देता हूं। स्टैंडर्ड बुक में देखोगे ना 1.69 मिलेगी लिखी हुई। यहाँ पे किसकी थी, एल्यूमिनियम की, मिनियम 2.7 ओम मीटर। तो केवल कंपेयर करने के लिए है, ये दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया, नहीं दिख रहा था तो इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन आपसे फटाफट पूछते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसने कहा रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। कोई कह रहा है कि एक मेटेलिक कंडक्टर है, एक कोई धातु का एक चालक है, तो उसका रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करेगा। तो जैसे आपने देखा रेजिस्टेंस, तो दिमाग में आना चाहिए आर। तो रेजिस्टेंस जो है वो हर फैक्टर पे डिपेंड करता है, लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, टेम्परेचर क्या है, मटेरियल। तो मटेरियल कह देखिए मेटल का तार है, तो हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ये कह कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। ये कह रहा है कि जिसे कंडक्टर के साइज और शेप से कोई मतलब ही नहीं है। प्रिंस गजाला, मनीष, बड़े आंसर सबके। तो जिसे साइज और शेप से कोई मतलब ना हो वो होता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टिविटी इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि साइज और शेप क्या है, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता ही है। अभी हम पढ़ेंगे कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा ही होता है, तो ये भी डिपेंड करेगा। तो ये हमें समझ में आ गया, है ना। तो ये छोटी छोटी से हमें एक दो बातें इसमें ध्यान रखनी थी। तो एक ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है किसी न किसी पेपर के। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कह रहे कि जो रेजिस्टिविटी है इनमें से केवल किस फैक्टर पे डिपेंड करती है कॉपर मेटल की। तो रेजिस्टिविटी लंबाई पे डिपेंड नहीं करती, मोटाई पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे करती है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा ये। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आंसर हमारा सी ऑप्शन है। आ गया समझ में। तो 6 का सी आ जाएगा। रोहित, ऋचा, गजाला, प्रिंस, मनीषा, सबको बढ़िया आंसर है ये। तो आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक, तो ये आपको अलग अलग तरीके से पेपर में इसकी लैंग्वेज आपको दिख सकती है। ठीक, तो अभी तो हमें क्या समझ में आया, अगर हम दोबारा समझें कि कोई भी तार जो है उसे जब करंट फ्लो करेगी वो कितना अच्छा करंट को अपने अंदर से पास कराएगा। वो केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तार मेटल कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है, उसकी लंबाई मोटाई कैसी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस के लिए तार की लंबाई भी इंपॉर्टेंट है, मोटाई भी, लंबा है कि पतला है कि छोटा है कि मोटा है, और मटेरियल क्या है और टेम्परेचर क्या है, सब कुछ। लेकिन रेजिस्टिविटी एक ऐसा शब्द है जहां की हमें दो मेटल में कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वहां पे हम दोनों मेटल में तभी कंपेयर कर पाएंगे जब दोनों की लंबाई मोटाई सेम रखेंगे। तो उसे लंबाई मोटाई से मतलब नहीं है, अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कैसी होती है, अलग अलग, है ना। अच्छा, अब इसमें एक हम शब्द लिखेंगे कंडक्टेंस, चालकता। चालकता, कंडक्टेंस को लिखते हैं हम जी से, और कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, प्रतिरोध का उल्टा। यानी आप ये समझो कि भाई जिस तार का रेजिस्टेंस कम से कम होगा, वो जो तार कम से जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका कंडक्टेंस, उसकी चालकता कैसी होगी, बढ़िया, उससे करंट बढ़िया से पास करेगी। रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, जिसका कंडक्टेंस ज्यादा हो। तो कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का रेसिप्रोकल। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, प्रतिरोध बहुत ही कम होगा जिनका,
तो उनका कंडक्टेंस चालकता होती है ज्यादा, जैसे कि कंडक्टर, चालक, कंडक्टर यानी कि मेटल्स। तो जो हमारे पास बेटा कंडक्टर होते हैं ना, चालक होते हैं, तो चालकों का साथ अच्छी बात क्या है कि चालक कम से कम प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तो उनका कंडक्टेंस, उनकी चालकता कैसे आएगी, ज्यादा, यानी वो अच्छे चालक होंगे। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, कुचालक, इनका रेजिस्टेंस होता है लगभग लगभग इन्फानाइट, इन्फानाइट को अप्रोच करता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका तीर का मतलब कि टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो उनका कंडक्टेंस, चालकता क्या होती है, लगभग जीरो। तो यानी कि जो हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, कुचालक, कुचालक के साथ में क्या है कि इनका प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा, तो इनकी चालकता क्या होती है, शून्य। भाई कुचालक का मतलब है कि जो चालक नहीं है, ये तो कुचालक है, तो इनकी चालकता तो शून्य आएगी आएगी। तो रेजिस्टेंस जिन मटेरियल का ज्यादा होगा उनकी कंडक्टेंस कम होगी, जिनका रेजिस्टेंस कम होगा उनका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो एक तो आपको ध्यान रखना है ये बात कि पेपर में आ जाता है सीधा सीधा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्रम को, प्रतिरोध के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, चालकता। ठीक है, हाँ, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल जी। सिग्मा जो है हम कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, प्रिंस अभी आएगा वो भी। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है बेटा इसकी यूनिट, इसका मात्रक। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या बनेगी, ये है 1 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, और इस ओम इनवर्स को हम कह देते हैं महो। तो जो चालकता है इसका मात्रक होता है महो, MHO। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, पेपर में रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मात्रक भी महो लिख के आ जाते हैं। भाई रेजिस्टेंस R से था, मैंने कहा ओम आया, तो रेजिस्टिविटी में भी ओम आएगा, RR, तो उसका ओम था, उसका था ओम मीटर। ये महो जो है कंडक्टेंस की यूनिट है। हालांकि पुराने जमाने में हम यूज करते थे, आजकल हम इसके लिए महो की जगह यूज करते हैं सीमेंस। लेकिन पेपर में अभी भी ज्यादातर महो ही लिखा मिलता है, तो महो या सीमेंस में से कोई एक मिलेगा। इसका पुराना नाम है, ये नया नाम है। जैसे लाइट जो है हमें पता है फोटोन से मिलकर बनी है, तो पहले उसे क्वांटा कहते थे हम, आजकल फोटोन कह देते हैं, तो वही है। तो इसका मात्रक होगा महो या सीमेंस, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, चारों का बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे इसका एक बार, जब ओम्स का नियम हो जाएगा ना, तो वहां से रेजिस्टेंस की हम पहले डायमेंशन निकालेंगे। जब रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकल जाएगी तो फिर कंडक्टेंस की भी निकल जाएगी, अगर रेजिस्टेंस की निकल जाएगी तो रेजिस्टिविटी की भी निकल जाएगी। तो मैंने जान पूछ के अभी इनकी डायमेंशन नहीं बताई है, डायमेंशन के लिए थोड़ा सा आपको ओम के नियम का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात यहां तक के समझ में। अब एक सवाल लिखेंगे आप, हम कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, इसे लिखते हैं सिग्मा से। कंडक्टिविटी होता है 1 रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी के लिए लिखते हैं हम सिग्मा, रेजिस्टिविटी के लिए लिखते हैं हम रो। यानी कि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी, जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता ज्यादा होगी, यानी कि बढ़िया होगा वो। अच्छा, जैसे रेजिस्टिविटी लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं कर रही थी, तो कंडक्टिविटी भी नहीं करेगी। यानी अगर मुझे दो अलग अलग मेटल के बारे में कंपैरिजन करना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं कह दूं कि जिसकी रेजिस्टिविटी कम, जिसकी प्रतिरोधकता कम, वो बढ़िया कंडक्टर है, या मैं भी तो कह सकता हूं कि जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, भाई जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसी की तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो अगर आपको दो अलग अलग मेटल में कंपेयर करना है तो दो तरीके हैं, रेजिस्टिविटी कम यानी कि बढ़िया, या कंडक्टिविटी ज्यादा, वो बढ़िया। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, इसका अगर मैं यूनिट निकालूंगा तो 1 रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर, ओम को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा ये ओम इनवर्स बटे मीटर। ओम इनवर्स को हम लिख देते हैं महो, तो इसकी यूनिट बनेगी महो पर मीटर, या महो को लिख देते हैं हम साइमंस, तो साइमंस पर मीटर। तो हिंदी वाले बच्चे भी ना एक काम करना, जब आपसे पूछे ना चालकता का मात्रक बताओ, तो कई बार वो क्या बदतमीजी करता है, वो हिंदी वालों में भी ना कंडक्टिविटी लिखता है इंग्लिश में, और हिंदी में नाम लिख देता है चालकता। तो हिंदी वाले बच्चे ना जब भी चालकता शब्द आए तो एक बार इंग्लिश उसका वर्जन चेक कर लेना। अगर वो लिखा है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस यानी कि चालकता का मात्रक पूछ रहा है तो महो बताएंगे। अगर वो कंडक्टिविटी पूछ रहा है यानी कि विशिष्ट चालकता, क्योंकि वो हिंदी में कई बार विशिष्ट चालकता लिख के खाली चालकता लिख देता है और इंग्लिश में लिखता है कंडक्टिविटी, फिर वो फाइनली इंग्लिश वाले के हिसाब से सही मानते हैं।
तो कंडक्टिविटी जो है, विशिष्ट चालकता जो है, इसका मात्रक होता है महो पर मीटर। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस में आर, रजिस्टिविटी में आर, तो दोनों में सेम सेम शब्द आने चाहिए। रेजिस्टेंस ओम, तो वहां पे भी ओम वाला आएगा, ओम मीटर। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, दोनों में सीसी आ रहा है, सेम शब्द आने चाहिए। तो यहाँ महो आ रहा है तो वहां क्या आएगा, महो पर मीटर, या सीमेंस या सीमेंस पर मीटर, है ना, ऐसे याद रखना है। तो मैं एक काम और करता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आपको सही सुविधा हो जाए, चारों की हम यूनिट एक साथ लिख देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि रेजिस्टेंस का मात्र कोई आपसे बहुत ही कम पूछता है क्योंकि सबको पता है ओम। रजिस्टिविटी का आता है, ये बिहार में भी आया था अभी एक साल पहले किसी पेपर में, ओम मीटर। रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, एक था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मात्रक क्या था, महो। और एक हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी, इसका था महो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। इन चारों के सिंबल के हिसाब से लिखा मैंने, समझ गए होंगे आप। तो एक बार चारों की यूनिट एक बार उतार लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं अपने आप से बता दूंगा इनके, उसकी आप टेंशन मत लेना। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक बार थोड़ा सा मैं ओम्स लॉ का अगर हम वेट कर लेंगे तो फिर हमारे लिए डायमेंशन निकालनी आसान हो जाएंगी। हम्म, हो गया, चलो। अब मैं आपसे थोड़ा सा, अब आपको हम दिमाग का थोड़ा सा यूज करवाएंगे, है ना, तब तो आप लिखे जा रहे हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखना, जैसे हम एक थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं पहले, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और आपको एक्टिवली बताने हैं सबके आंसर। तार की लंबाई है एल, तार का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, तो उसका रेजिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, रो एल बाई ए। अगर मैं इस तार की अगर रेडियस आर ले लूं, त्रिज्या आर ले लूं, तो पूरा जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, अगर रेडियस आर ले लूंगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यानी इसी फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हो, आर इज गल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। यानी अगर हम रेडियस की फॉर्म की बात करेंगे तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ए की बात करेंगे तो रो एल बाई ए। अब आपके लिए क्वेश्चन होते हैं शुरू, देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर देगा। हाथ में पेन ले लेना, एक रफ कॉपी। मेरे पास बेटा दो तार हैं ये, दोनों तार सेम मटेरियल के हैं, अगर पहला कॉपर का है तो दूसरा भी कॉपर का है ना। तो सेम मेटल के मैंने दो तार लिए, एक ये लिया और एक लिया दूसरा। अब मैं इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, ये जो दूसरा तार है ना कॉपर का, इसकी लंबाई जो है पहले तार से है डबल, और इसकी जो रेडियस है पहले तार की है आधी। दोनों कॉपर के ही हैं, तो इसकी लंबाई एल है तो इसकी इससे डबल लंबाई है, और रेडियस इसकी है इससे आधी। तो बताओ कि जो दूसरे वाला तार है वो पहले तार से इसका डिस्टेंस कितने गुना होगा। तो R2 जो है वो R1 से कितने गुना है, ये आपको बताना है। हम्म, ये करो।
ऋचा, मानस, प्रभास, रोहित, बीबी नायडू। कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं। कोई 16 गुना बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, कोई 1/4 बता रहा है, कोई 4 गुना बता रहा है। बहुत बढ़िया, पता चल गया तुम्हारा मैथ कितना खतरनाक है। यहाँ देखना, दोनों तारों के रेजिस्टेंस में कंपैरिजन करा रहा है वो। इसकी लंबाई दूसरे वाले की पहले से डबल है और रेडियस है आधी। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। रेडियस की बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक बात समझना भाई, दोनों तार जो है सेम मटेरियल के हैं। ये भी कॉपर का तो ये भी कॉपर का है, तो रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। पाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7, ये भी फिक्स है। अब केवल एल और आर बचा, तो दूसरे तार की लंबाई है डबल, तो एल डबल है तो ऊपर 2 लिख दिया। रेडियस कितनी, आधी। तो रेडियस बेटा फॉर्मूला में लिखा है नीचे, रेडियस है आधी, तो हाफ लिखेंगे नीचे। रेडियस का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर भी कर देंगे, तो 2 नीचे आ जाएगा 1/4, तो 4 जाएगा ऊपर, तो 2 चौक 8, यानी कि 8 गुना आंसर आएगा इसका। पता नहीं कहाँ 4 गुना, 1/4 गुना, 16 गुना, गजाला हर क्लास में आते हो तुम, है। और 10 में से 7 क्वेश्चन गलत, रोज का यही काम है तुम्हारा। इसमें कोई नई चीज थोड़ी ना पूछी है, सब कुछ बता रखा है। और ऐसे हमने कितने क्वेश्चन कर लिए क्लास में कि स्पीड दुगनी, मास दुगना, काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी। इस टाइप का हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये दुगना, ये आधा, ये 4 गुना, ये 5 गुना, फाइनली क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का देख लो फॉर्मूला कि लंबाई रेडियस की फॉर्म में क्या है, क्योंकि लंबाई दुगुनी कर रहा है, रेडियस आधी कर रहा है, तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। लंबाई की दुगुनी तो एल की जगह हमने दुगुना 2 आ गया, रेडियस की आधी तो आधे का स्क्वायर कर दिया, तो अब बन गया ये। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार इसमें गेम भी खेल सकता है तुम्हारे साथ, कि वो ऐसा कह सकता है कि दूसरे तार की लंबाई दुगनी है, रेडियस आधी है। तो ये नहीं पूछेगा वो कई बार कि जो दूसरा तार है उसका रेजिस्टेंस पहले से कितने गुना। तो दूसरे का रेजिस्टेंस हमारे पास जो ऐसा आ रहा ना, भाई इसकी लंबाई दुगनी है तो 2 लिखा, रेडियस आधी, आधे का स्क्वायर किया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया, 8 गुना। अगर उसने ऐसे कह दिया कि पहले वाले का रेजिस्टेंस दूसरे के मुकाबले कितना गुना होगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, R2 जो आया वो R1 का 8 गुना आया है। यानी मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो दूसरे वाले के लिए आएगा, तो दूसरे का रेजिस्टेंस पहले का 8 गुना है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है वो दूसरे वाले का 8/8 गुना है। यानी जो हम जब भी सोल्व करते हैं वो हमेशा दूसरे वाले के लिए करते हैं, कि दूसरे की लंबाई दुगुनी तो 2 लिख दिया, दूसरे की रेडियस आधी तो आधे का स्क्वायर कर दिया। तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस पहले से 8 गुना है, तो पहले वाले का तो दूसरे का 1/8 है ना। तो उसे ध्यान से पढ़ लेना क्यों किसका पूछ रहा है। 99% केस में वो दूसरे का ही पूछता है कि दूसरे का रेजिस्टेंस पहले से कितने गुना है, तो 8 गुना। और उसने कहा कि पहले वाले का दूसरे से कितने गुना है, तो 1/8 टाइम्स। एक क्वेश्चन और करना। ये मेरे पास में 2 तार है, ये पहला अगर मेरे पास में एल्युमिनियम का तो दूसरा भी एल्युमिनियम का ही है। और जो दूसरा तार मेरे पास में है इसकी लंबाई जो है 4 गुना, इसकी लंबाई जो है इससे आधी है और रेडियस है दुगनी। तो दूसरे तार का रेजिस्टेंस पहले का कितने गुना होगा, दूसरे का पहले का कितना गुना। करो ये, रोहित, प्रिंस, नायडू, अश्वनी, गजाला सब करेंगे। हम्म अब देखो, आपको बता भाई, हमने एक ही सिंपल सा तरीका हमारे पास में क्या है
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो दोनों तार एल्यूमिनियम के, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, लंबाई कितनी, आधी, तो आधा लिख दिया। ये पाई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अभी फिक्स है। रेजिस्टेंस कितना है, रेडियस कितनी, सॉरी दुगुनी, तो रेडियस दुगुनी है, इसका स्क्वायर भी है, तो 1/8 गुना आएगा। तो इस बच्चे का इस बार 1/8 टाइम्स आया, उनका सही है। अंकित का गलत हो गया है, बेबी नायडू का भी गलत है, मानस का सही है, ऋचा का सही है, रोहित का सही है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा नए तार का पहले से 8 गुना, सॉरी 1/8 गुना। समझ में आई बात ये। अच्छा, एक लास्ट वैरायटी देखेंगे इसमें हम। ये मेरे पास गोल्ड का तार है, ए यू होता गोल्ड, इसकी लंबाई एल, रेडियस आर। ये दूसरा तार है, इसकी लंबाई दुगुनी है, रेडियस सेम ही है, ये भी गोल्ड का तार है। तो क्वेश्चन है कि दूसरे तार का जो रेजिस्टिविटी होगी, इस तार की जो प्रतिरोधकता होगी, वो पहले वाले तार से कितने गुना होगी। दो तार है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों गोल्ड के तार हैं, और जो दूसरा तार है आपको बताना है कि उसकी प्रतिरोधकता, उसकी रेजिस्टिविटी पहले से कितने गुना होगी। रेडियस सेम है, लंबाई तार की पहले से डबल है, ये बताओ। इसका आंसर सब बच्चे जरूर दें जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। अपना पेन वैन साइड में रख के जो नोट्स भी बना रहे हैं, इसका आंसर देना जरूर। मानस का सही, ऋचा, प्रिंस, अश्वनी, प्रभास लाइन से गलत, मनीषा का भी गलत, गजाला का भी गलत। अभी तक एक बच्चे का सही आंसर आया है पूरी क्लास में। शब्दों को आपने मेरे ढंग से सुना नहीं है, जैसे मैंने आपको शब्दों के जाल में फंसाया ना, एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है। मैंने क्या बोला, दोनों तार गोल्ड के हैं, सोने के हैं, लंबाई इसकी डबल है और रेडियस सेम है। मैंने क्या पूछा था, ध्यान सुनो, इस वीडियो को बाद में देखना क्लास खत्म होने के बाद। मैंने क्या बोला था कि दूसरा जो तार है, इसकी रजिस्टिविटी, इसकी प्रतिरोधकता पहले से कितनी गुना है। क्या रजिस्टिविटी लंबाई मोटाई पर डिपेंड करती है, नहीं करती है। रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता डिपेंड करती है मटेरियल पे, पहला भी गोल्ड का दूसरा भी गोल्ड का, सेम होगी दोनों की, तो रजिस्टिविटी भाई सेम आएगी। तो रजिस्टिविटी पूछा था मैंने, प्रतिरोधकता ना कि प्रतिरोध, तो रजिस्टिविटी है सेम। जो रजिस्टिविटी पहले की वही दूसरे की, ये सब बोला था नहीं बोला था मैंने, पेपर में ऐसे कहेगा वो, एक तार को खींच के मोड़ के उसकी लंबाई मोटाई चेंज कर दी गई तो उसकी रजिस्टिविटी कितने गुना हो जाएगी। भैया सोने का तार है, उसे छोटा मोटा करते रहो, अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो रजिस्टिविटी नहीं बदलती, वो लंबाई मोटाई पर डिपेंड थोड़ी ना कर रही है। हाँ, अगर मैं रेजिस्टेंस पूछता तो फिर दुगने वालों का सही हो जाता। भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहां देखो दोनों तार गोल्ड के हैं तो रेजिस्टिविटी सेम है, पाई की वैल्यू सेम है, रेडियस दोनों की आर आर है, ये वैल्यू भी सेम, तो केवल एल चेंज है। एल इसका, जिसका एल दुगुना होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी दुगुना आएगा, यानी कि दूसरे वाले का रेजिस्टेंस पहले का दुगुना आएगा। तो दूसरे का जो रेजिस्टेंस है पहले का दुगुना आ जाएगा, है ना, तो फिर वो अलग हो जाता मामला। हुसैन, अंकिता से, ऋचा का तो ये वैसे भी रेजिस्टेंस के फॉर्म वाला भी गलत था, 1/2 तो तब भी नहीं होगा आंसर, है ना। अगर रेजिस्टेंस पूछता तो दुगना होता, हमने पूछा आपसे रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, आप गलत कर गए। तो दो वायर में कंपैरिजन करने वाला मामला जो है, इसे ध्यान रखना है। हम्म तो जब भी दो वायर में कंपेयर हो, याद रखना अगर दोनों सेम मेटल के हैं, जो रजिस्टिविटी इसकी वही इसकी, उसे हटा दो। पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7, वो तो फिक्स वैल्यू, उसे भी हटा दो। अब एल और आर में देख लो, एल लंबाई जितने गुना हुई इतना वो फैक्टर लिख दो, रेडियस जितने गुना हुई उसे नीचे लिख के उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और फिर जो भी आएगा आंसर वो दूसरे के लिए आएगी। दूसरे तार का रेजिस्टेंस पहले से इतने गुना है, दूसरे रेजिस्टेंस पहले से 8 गुना, दुगुना, आधा, 6 गुना, 1/8 जो भी आएगा वो आ जाएगा।
पर लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख के ये भी लिख सकता है वो कि दूसरे तार की रेजिस्टिविटी पहले से कितने गुना होगी, फिर हमारा आंसर क्या बनेगा, दोनों की सेम रहेगी। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वैरायटी आती है तार को मेल्ट करने की, पिघालने की। आपसे कहेगा कि अगर एक हमारे पास में एक वायर है, अगर उसे हम पिघाल कर नया वायर बना दें तो क्या फर्क पड़ेगा। अब हम लिखेंगे मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तार को मेल्ट करना है, खींचने की बात करेगा तो मेल्टिंग ऑफ वायर। देखो इस वाले में क्या कहेगा, इसमें आपसे कहेगा कि हमारे पास में एक तार है, इस तार की लंबाई L है, इसकी रेडियस है R, स्मॉल r ले लो। तो कहेगा इस तार को हमने मेल्ट कर दिया, पिघाल दिया, और मेल्ट करके जो नया तार बनाया ना उसकी लंबाई पहले से दुगनी कर दी। तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले के कितने गुना होगा। अगर एक तार को पिघाल कर हम नया तार बनाए डबल लंबाई का, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले से कितने गुना बनेगा। तो इसका मैं पहले आपको डिटेल बता रहा हूं, फिर मैं आपको उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वो शॉर्ट ट्रिक में आप 1 से 2 सेकंड में ही क्वेश्चन कर देंगे। और 1 से 2 सेकंड कहने वाला 1 से 2 सेकंड नहीं, वास्तव में ही 1 से 2 सेकंड लगेंगे। अगर आपको 4 सेकंड लग रहे हैं तो यानी कि फिर आपकी परफॉर्मेंस खराब मानी जाएगी। 1 से 2 बस, पर थोड़ा डिटेल में समझते हैं पहले। देखो इस क्वेश्चन में आप ये बदतमीजी मत कर देना कि तार को पिघाल के लंबाई की दुगनी, और आप यहाँ पे देखो R इक्वल टू होता है रो L बाई पाई R स्क्वायर, लंबाई दुगनी आप रेजिस्टेंस भी दुगना कर दो। भैया आप एक बात समझो ना कि जब आप तार को पिघाल के उसकी लंबाई दुगनी करोगे, मेरे पास ये वायर है, इसे भट्टी में पिघाल के लंबाई कर दी दुगनी, जब इस तार की मैं लंबाई डबल करूंगा तो इसके साथ में मोटाई भी तो चेंज हो जाएगी। यानी कि जब हम तार को मेल्ट करते हैं, तार को खींचते हैं, तो भले वो एक चीज में चेंज बता रहा है कि लंबाई दुगनी की, भाई तार को खींच के पिघाल के लंबाई दुगनी करोगे तो उसकी रेडियस जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। भाई मेटेरियल तो वही है, उसी मेटेरियल से नया तार बना रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये तार को पिघाल कर हमने इसकी लंबाई कर दी दुगनी, तो इसकी रेडियस बदल जाएगी। अगर पहले रेडियस जो थी इसकी अगर R1 थी तो इसकी रेडियस हो जाएगी R2। अच्छा पिघालने से मेटेरियल नहीं बदलेगा। अगर एक कॉपर का तार था तो पिघालने के बाद भी कॉपर का रहेगा, है ना, रेजिस्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं आएगा पिघालने के बाद। तो पहले तार का रेजिस्टेंस मान लेता हूं R1, दूसरे का R2। तो R2 बताना है R1 से कितने गुना होगा, है ना, ये हमें बताना है। तो हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले हम यहां लगाते हैं। तार की लंबाई L है, रेडियस है R1, तो पहले तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। R कितना है, R1 के बराबर। अब यही फॉर्मूला इस वाले तार पे लगा दो। R इजकल टू रो L कितना है, 2L अपॉन पाई R स्क्वायर। R कितना है, R2, तो 2 रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर। अब देखो मुझे तो पता चल गया कि यहाँ पे लंबाई L थी, L पुट कर दिया, यहाँ पे लंबाई 2L थी, 2L कर दिया, और रेडियस पहले वाले की R1 थी, दूसरे की R2। अब मुझे तो पता चल गया कि लंबाई दुगनी करी, पर लंबाई दुगनी करने से रेडियस बदल जाएगी। रेडियस कितनी होगी ये मुझे पता नहीं है, पर आपने मैथ में अगर मेंसुरेशन किसी बच्चे ने पढ़ी हो, वहां पे क्वेश्चन आता है ना कि किसी लोहे को गोले को पिघाल कर उसका एक कोण शंकु बना दिया गया, गोले को पिघाल कर उसका सिलेंडर बना दिया गया, गोले को पिघाल कर 16 छोटी छोटी गोली बना दी गई। तो जब भी आप एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाओगे, एक चीज को पिघाल के आप दूसरी चीज बनाओगे, बेटा वॉल्यूम थोड़े ना बदलेगा। जो वॉल्यूम इस गोले का है, पिघालने के बाद भी जो आकृति बनेगी उसका वॉल्यूम भी तो वही रहेगा, यानी वॉल्यूम तो रहेंगे दोनों के सेम। तो यानी कि जो वॉल्यूम पहले इस वाले वायर का था वही वॉल्यूम फाइनली इसका भी रहेगा, वॉल्यूम तो रहेंगे सेम। अच्छा तार होता है सिलेंडर की फॉर्म में, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। तो R1 है यहाँ पे और H कितना है, ये L के बराबर। आ जाओ पाई R2 स्क्वायर, और H कितना है यहाँ पे 2L के बराबर। तो यहाँ पाई से पाई कट गया, L से L कट गया, तो R2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, R1 स्क्वायर बटे 2 के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये R2 निकाल रहे थे हम, 2 रो L अपॉन पाई। R2 स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिखेंगे R1 स्क्वायर बाई 2, R1 स्क्वायर 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो R2 हो गया 2 दूनी 4 रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 1 से रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर कितना है, R1। यानी कि तार को पिघाल के लंबाई कर रहे हैं दुगनी, तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में 4 गुना हो गया। यानी कि लंबाई दुगनी तो रेजिस्टेंस भी दुगुना हुआ, यहाँ पे नहीं। जब हम तार को पिघाल कर एक नया तार बनाएंगे, उसकी लंबाई अगर मैंने दुगनी कर दी तो वही मेटल था, उसी मेटल से लंबाई डबल कर देंगे तो मोटाई चेंज करनी पड़ेगी। तो लंबाई दुगनी करने पर रेजिस्टेंस हो गया 4 गुना।
अब ये तो हो गया इसका डिटेल समझने वाली बात। अब 1 से 2 सेकंड वाले पे आते हैं हम। देखो वो कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक। एक तार को पिघाल के कह रहा है कि लंबाई कर दी दुगुनी। आपने पेपर में क्या करना है, ये केवल दुगने पे नहीं हर पे काम करेगा ये। अगर कभी पेपर में कहे कि तार को पिघाल के लंबाई दुगनी कर दी, तो जितने गुना लंबाई कहेगा ना भाई उसका केवल स्क्वायर कर देना। लंबाई की दुगनी, 2 का स्क्वायर 4, 1 सेकंड में आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं बोलूंगा 1 से 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। एक तार को पिघालकर उसकी लंबाई पहले से 5 गुना कर दी जाती है, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले से कितने गुना होगा। कितने समय लगा आंसर बताने में। यहाँ पे तार को पिघाल के लंबाई की थी दुगनी, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि नए तार का रेजिस्टेंस पहले से 4 गुना। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, एक तार को पिघालकर उसकी लंबाई हमने कर दी पहले से 5 गुना, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 5 का स्क्वायर करने में अगर आपको 4 सेकंड लग रहे हैं तो बेइज्जती वाली बात है। तो 4 सेकंड तो आपको टाइप करने में भी लगे होंगे। मनीषा, प्रिंस, गजाला, अश्वनी, रिचा, सब का बढ़िया आंसर आ गया। तो तार को पिघाल के लंबाई की 5 गुना, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले से 25 गुना। समझ गए बात को। शिव शंकर का देखो आंसर आ गया, पहला आंसर आया इसका। आंसर दिया करो भाई, एक्टिवली रहोगे ना क्लास में तो टीचर भी एक्टिव रहेगा, उसे भी मजा आएगा पढ़ाने में। ये रेस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे, इंटरेस्ट ले रहे। देखो ये हुसैन, इसका मुर्गा बनाए, जहां पे भी है मुर्गा बन जाए, है ना। और कम से कम 10 मिनट से पहले नहीं उठना, और घर वाले अगर आके जबरदस्ती करें तब भी नहीं हटना। इतनी महापाप किया तुमने। 5 का स्क्वायर 10 किसने पढ़ाया तुम्हें। पहले मास्टर जी का नंबर भेजो अपने मैथ के, किससे पढ़ाया 5वीं क्लास में तुम्हें। 10 बता रहा है ये। अरे मल्टीप्लाई नहीं करनी, 2 स्क्वायर करना है। अगर एक तार को पिघालकर उसकी लंबाई पहले से 1/3 कर दें, 1/3, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा। ये सारी बात हम करें बेटा मेल्टिंग के केस में, कि तार को पिघाल के लंबाई दुगनी कर दी या तार को खींच के लंबाई दुगनी कर दी, तो उस समय क्या करना है, स्क्वायर वाला गेम करना है। ठीक है, तो अब देखो लंबाई की है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 1/9। तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले से हो जाएगा 1/9 गुना। ठीक है, 1/9। बहुत बढ़िया, सबका ठीक है ये। यानी कि हमारे पास ये बात हम ध्यान रख सकते हैं सीधा सीधा, कि अगर एक तार को पिघालकर उसकी लंबाई पहले से n गुना कर दी, n की वैल्यू यहाँ 2 भी हो सकती है, 5 भी, कुछ भी, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितना होगा, n गुना करेंगे तो बस n का स्क्वायर कर देंगे, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले से कितने गुना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो जितने गुना करेगा उसका स्क्वायर। तो एक वैरायटी मैंने आज आपको बता दी है, इसकी 2 वैरायटी हम कल डिस्कस करेंगे। 12:30 बज गए, तो शायद आप आगे कमेंट भी ना कर पाओ, कमेंट बॉक्स रुक सकता है ना। तो बाकी मैं आपको इसकी 2 वैरायटी जो और बची हैं तार को पिघालने वाली, वो हम आपको कल की क्लास में बता देंगे, है ना। कोई कमेंट कर पा रहा हो तो बताना कि ये बात समझ में आई कि नहीं है। एक बच्चे को हमने ब्लॉक कर दिया था भाई, उसके लिए सॉरी। उस समय तुम्हारी हरकत ऐसी थी कि उस समय गुस्से में कर गया, अब वो अनब्लॉक हो नहीं रहा है। तो कल एक बार कमेंट करना तो पता चलेगा कि अनब्लॉक हो रहा है कि नहीं। और थोड़ा खुद भी समझदारी दिखाया करो, एक ही कमेंट 20 बार मत लिखा करो। टीचर कुछ बोल रहा है तो इतना तो सब्र करो ना कि उसका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तुम अपना बीच में तुम सोच रहे हो कि जैसे होम ट्यूशन चल रहा हो, अकेले तुम ही पढ़ रहे हो, ये सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ, है ना। ऐसे बदतमीजी कहते हैं। तो अब मिलेंगे कल, ठीक है, बाय।